हेलो, नमस्कार। मैं हरीश कुमार आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारे पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है, पिछले क्लास से। आज हम राज्य की न्यायपालिका के अंतर्गत उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उच्च न्यायालय क्या होता है, उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उनको शपथ कौन दिलाता है और उनके वेतन भत्ते क्या होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है आदि। इसके बाद जो अगला चरण आता है उसमें हमें कार्य एवं शक्तियों के विषय में पढ़ना है कि एक उच्च न्यायालय के कार्य क्या हैं और उसकी शक्तियाँ क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के विचारणीय बिंदु हैं गतांक से जो आगे जो पिछला अंक है उससे आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें प्रमुख बिंदु रहेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अभिलेख न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उच्च न्यायालय का कार्य है संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षा करना। तो इस प्रकार जो कार्य सर्वोच्च न्यायालय पूरे राष्ट्रीय स्तर पर करती है, वही कार्य उच्च न्यायालय अपने राज्य के अंतर्गत एवं कुछ मामलों में पूरे देश में जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय करता है वैसे ही कार्य करता है। यह भी संविधान का संरक्षक है। अब देखते हैं कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या कार्य क्या क्या हैं। तो जब भी हम किसी न्यायालय की कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करेंगे तो वास्तव में हम क्षेत्राधिकार के बारे में बात करते रहते हैं। अब क्षेत्राधिकार क्या है? तो क्षेत्राधिकार को सरल शब्द में अगर कहें तो अधिकार क्षेत्र, मतलब वह क्षेत्र जहाँ तक उच्च न्यायालय का अधिकार है, अर्थात उच्च न्यायालय जहाँ तक कार्य कर सकता है उसी को हम कहते हैं क्षेत्राधिकार। तो क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं यह आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए इन पर विस्तृत चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले हम क्षेत्राधिकार में जाने से पहले इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं कि उच्च न्यायालय की व्यवस्था कैसे प्रारंभ हुई। तो भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन 1862 में किया गया था और उस समय 3 प्रांतों में प्रांतीय उच्च न्यायालय के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। वो स्थान कौन कौन से थे? कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तो इसका नाम राज्य उच्च न्यायालय कर दिया गया। मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया वैसे वैसे यह आभास होने लगा कि प्रत्येक राज्य में या प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की व्यवस्था करना व्यवहारिक नहीं है। इसी बात को देखते हुए 1956 में 7वां संवैधानिक संशोधन किया गया और इस संवैधानिक संशोधन में यह व्यवस्था दी गई कि अब एक या अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है, अर्थात 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय उनके लिए हो सकता है। इससे न्यायिक क्षेत्र में अधिक व्यावहारिकता आई और बहुत सारे विवादों का समाधान भी हो गया। अब आइए देखते हैं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के जो क्षेत्र हैं वो संविधान में कहाँ वर्णित है। तो उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 225 में किया गया है। सबसे पहले आप देखते हैं कि कौन सा अधिकार है। तो सबसे पहले आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो जिन मामलों की अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है
ऐसे सभी मामलों को हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मानते हैं। अर्थात हमारे न्यायिक व्यवस्था को समझ लीजिए कि मैंने बताया था कि पिरामिड आधार पर होती है। ऊपर एक सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे उच्च न्यायालय है, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। तो हमारे यहाँ जब कोई व्यक्ति को न्याय प्राप्त करना होता है तो वह निचले अदालत में जाता है या जा सकता है। यदि निचले अदालत के फैसले से वह संतुष्ट न हो तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है, और उच्च न्यायालय के फैसले से वह संतुष्ट न हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अर्थात यहाँ पर किसी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने के लिए नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, इसमें समय भी लगता है। तो कुछ मामले ऐसे बनाए गए हैं जिसमें कोई व्यक्ति पहले नीचे, फिर मध्यम, फिर सर्वोच्च ऐसे न्यायालयों के चक्कर न काटते हुए सीधे उच्च न्यायालय में अपनी अपील को दायर कर सकता है। तो उसको हम कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनकी अपील डायरेक्ट उच्च न्यायालय में की जा सकती है, अर्थात वहाँ उसके लिए जिला न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामले हैं अधिकारिता, वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून एवं न्यायालय अवमान। इतने सारे विषय से संबंधित जो केस है वह सीधे उच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं। साथ ही संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य के निर्वाचन संबंधी विवाद एवं नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, साथ ही संविधान की व्याख्या से संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के मामले आदि को भी सीधे उच्च न्यायालय में हम ले जा सकते हैं। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं कि संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद। तो कई बार जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और विधायक या सांसद बनता है तो विपक्षी दलों द्वारा या समाज सेवी संस्थाओं द्वारा या अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा उनकी योग्यता को या उनके जो निर्वाचन को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि इनका निर्वाचन गलत तरीके से हुआ है या इन्होंने कोई गलत जानकारी देकर चुनाव जीता है। तो ऐसे सभी केस जो है डायरेक्ट उच्च न्यायालय में ले जाए जाते हैं। इससे संबंधित एक घटना याद आती है कि उच्च न्यायालय ने एक ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन रद्द कर दिया था जिसके बारे में आम आदमी जो है कल्पना नहीं कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विषय में। आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी का निर्वाचन भी जो है विवादित रहा था, और उनके निर्वाचन को मतलब सांसद के रूप में वो जो बनी और उसके बाद प्रधानमंत्री बनी, तो उनके निर्वाचन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। केस चला और जज ने पाया कि इंदिरा गांधी जी का निर्वाचन सही तरीके से नहीं हुआ है और उनका निर्वाचन उन्होंने रद्द कर दिया था। अब सोचिए कि उच्च न्यायालय के पास कितनी शक्तियां हैं कि वह भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव जीतने की प्रक्रिया को जांच सकता है और गलत पाए जाने पर उनके निर्वाचन को रद्द भी कर सकता है, अर्थात उनके सांसदी को समाप्त कर सकता है। और ऐसा श्रीमती गांधी के संबंध में हुआ भी, और उसके बाद अन्य घटनाएं घटी और देश में आपातकाल या जो हम कहें आंतरिक आपातकाल लागू हो गया। तो संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद को उच्च न्यायालय में हम डायरेक्ट ले जा सकते हैं। साथ ही नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, अर्थात उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक घोषित किया गया है संविधान के द्वारा। तो यदि किसी व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त करने में समस्या आ रही है या उससे संबंधित कोई विवाद है, उसे वह उच्च न्यायालय में ले जा सकता है। साथ ही संविधान की व्याख्या से संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के मामले, अर्थात उच्च न्यायालय के नीचे कोई ऐसा केस चल रहा हो जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न आ गया हो, ऐसे मामलों को की अपील भी उच्च न्यायालय में की जा सकती है। ये सब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखते हैं कि रिट क्षेत्राधिकार। रिट हम एक प्रकार के नोटिस समझ सकते हैं इसको, और रिट के संबंध में अनुच्छेद 226 में बताया गया है। रिट मतलब
एक प्रकार का नोटिस है जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को जारी करते हैं। और कब जारी करते हैं? तो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन एवं अन्य उद्देश्यों से संबंधित मामलों में रिट जारी किया जाता है। अब नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन अर्थात नागरिकों के मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए कितने प्रकार के नोटिस जारी हो सकते हैं, रिट? तो आपने यह पढ़ा है 5 प्रकार के नोटिस या रिट जारी किए जा सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति को यदि जबरन बंदी बनाया गया है तो वह केस कर सकता है। परमादेश मतलब जब कोई सरकारी कर्मचारी अपना काम न कर रहा हो तो उच्च न्यायालय उसे काम करने का आदेश दे सकता है। उत्प्रेषण का मतलब निचली अदालतों में चल रहे ऐसे मामले जो उसकी सीमा के बाहर हैं, उन्हें उच्च न्यायालय उत्प्रेषण अर्थात ऊपर अपने पास मंगा सकता है। दूसरा है प्रतिषेध, जिसका मतलब होता है रोकना, अर्थात निचली अदालतों में ऐसे कोई केस चल रहा हो जो उसकी सीमा के बाहर हो तो उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय को उस केस की सुनवाई रोकने का नोटिस जारी करता है। अंतिम है अधिकार परीक्षा, अर्थात जब कोई सरकारी अधिकारी किसी पद पर कार्य कर रहा हो और किसी को यह शंका हो कि वास्तव में वह उस पद पर कार्य करने का अधिकार रखता है या नहीं, उसकी परीक्षा के लिए उच्च न्यायालय अधिकार परीक्षा नामक रिट जारी कर सकता है। यह क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के समान ही है। अनुच्छेद 32 आपने पढ़ा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय भी ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। अब यहाँ पर एक विलक्षण बात यह है कि रिट जारी करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्ति उच्च न्यायालय के पास है। कैसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों से संबंधित रिट जारी कर सकते हैं, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों से संबंधित केस के साथ साथ अन्य उद्देश्यों से संबंधित मामलों पर भी रिट जारी कर सकते हैं। इस प्रकार इस मामले में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। ये तो हुए 2 क्षेत्राधिकार। अब तीसरा आता है अपीली क्षेत्राधिकार। अपील का मतलब होता है प्रार्थना करना या अपनी बात को रखना। तो अपीली क्षेत्राधिकार का अर्थात यह है कि उच्च न्यायालय के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें यदि कोई फैसला आया है और व्यक्ति उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसी को अपीली क्षेत्राधिकार कहते हैं। अब आइए इस पर कुछ गहन अध्ययन करते हैं। अपीली क्षेत्राधिकार के 2 प्रकार हैं। एक है दीवानी मामले, दीवानी को हम कहते हैं सिविल या जो ज़मीन जायदाद से संबंधित हो। तो कानून के प्रश्न से संबंधित आदेश अर्थात दीवानी मामलों से को लेकर किया गया कोई ऐसा केस जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने फैसले दे दिया है किंतु वह केस कानून से संबंधित है अर्थात कानून की व्याख्या से संबंधित है, तो ऐसे मामलों की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। साथ ही प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये तो हुए दीवानी मामले। अब दूसरे हैं आपराधिक या फौजदारी मामले। तो सत्र न्यायालय द्वारा 7 वर्ष से अधिक सज़ा दिए जाने वाले मामलों की अपील जो है उच्च न्यायालय में की जा सकती है। अर्थात मार काट या अपराध से संबंधित कोई ऐसा केस चला हो निचली अदालत में जिसमें 7 वर्ष से अधिक सज़ा दी गई हो अपराधी को, तो वह व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त मृत्युदंड पर उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है। अर्थात निचली अदालत ने किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा सुना दी है तो उसे तब तक फांसी नहीं दी जा सकेगी जब तक उच्च न्यायालय इस फैसले की पुष्टि न कर दे। तो इस प्रकार अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये सब बातें आती है। अब तीसरा है पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार। पर्यवेक्षी का मतलब होता है निगरानी करना, निरीक्षण करना। तो उच्च न्यायालय के पास पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार भी होता है, अर्थात
उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के क्रियाकलाप पर नज़र रखने का अधिकार रखता है और इस अधिकार के लिए वह किसी भी मामले को निचली अदालत से अपने पास मंगा सकता है, निचली अदालतों के लिए सामान्य नियम तैयार कर सकता है एवं उसे जारी कर सकता है। साथ ही निम्न स्तर के अपने से अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों और वकीलों के शुल्क को वह निर्धारित कर सकता है। तो इन सब शक्तियों का प्रयोग करके वह अपने से अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण या पर्यवेक्षण करता है। अगला जो अधिकार है वह है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालय आपको बार बार सुनने में आ रहा है, इससे आपको यह ज़रूर प्रश्न उठता होगा कि अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है। तो आप चिंता मत कीजिए, अगले वीडियो में मैं अधीनस्थ न्यायालय पर ही चर्चा करूँगा। फिलहाल अभी देखते हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का भी उच्च न्यायालय को अधिकार है। क्या क्या अधिकार है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति, राज्य न्यायिक सेवा में नियुक्ति में राज्यपाल को परामर्श देना, अर्थात जिला न्यायाधीश से संबंधित सभी मामलों पर उच्च न्यायालय राज्यपाल को परामर्श देते हैं। साथ ही राज्य न्यायिक सेवा की पदस्थापना, स्थानांतरण, अनुशासन, अवकाश, पदोन्नति आदि मामले को भी उच्च न्यायालय ही देखता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में कोई ऐसा मामला लंबित हो जिसमें कानून की व्याख्या का प्रश्न हो तो वह उसे अपने पास मंगा सकता है। साथ ही उच्च न्यायालय के सभी कानून या सभी नियम अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। तो इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय द्वारा रखा जाता है। संविधान की व्याख्या का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है, उनसे नीचे के न्यायालय संविधान की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। फिर अगला देखते हैं अभिलेख न्यायालय। अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि उच्च न्यायालय के सभी फैसले और कार्यवाही और कार्य का रिकॉर्ड रखा जाता है और इनको दूसरे न्यायालय में साक्ष्य के रूप में जो है पेश कर सकते हैं। यहाँ पर क्लेश शब्द है, आप सुधार लीजिएगा। और इसकी सत्यता पर संदेह नहीं किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उच्च न्यायालय की जो कार्रवाई का जो रिकॉर्ड है, जो लिखा जाता है, उसको हम दूसरे न्यायालय में सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं और उस पर सील यदि लगी है उच्च न्यायालय की तो उसको सत्य ही माना जाएगा और उस पर किसी भी प्रकार की शंका नहीं की जा सकती है। साथ ही न्यायालय अपनी अवमानना पर दोषी को दंड दे सकती है। अर्थात न्यायालय ने यदि किसी व्यक्ति या संस्था को कुछ आदेश दिया और यदि उसने उसका पालन नहीं किया अथवा उन्होंने न्यायाधीश के जो निर्णय है उस पर सवाल खड़े कर दिए तो इसे न्यायालय की अवमानना कहा जाता है और उच्च न्यायालय अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने के लिए अधिकृत है। फिर अगला नंबर आता है न्यायिक पुनर्विलोकन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। यह क्या होता है? तो यह उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर वह राज्य व केंद्र दोनों की विधियों और कार्यवाहियों की संवैधानिकता की परीक्षण कर सकते हैं। अर्थात सांसद या किसी राज्य की विधानसभा ने ऐसा कोई कानून बनाया हो और उस पर यदि कोई शंका हो किसी को कि संविधान का हनन हो रहा है तो उसे चैलेंज किया जाएगा। कहाँ कहाँ? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में, और ये दोनों न्यायालय उस पर अब सुनवाई कर सकते हैं और गलत पाए जाने पर उसे रद्द कर सकते हैं। किंतु यह जो अपील किया जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए, उसका आधार क्या होगा? तो उसके दो आधार होने चाहिए कि मौलिक अधिकारों का हनन और संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध। अर्थात सरकार ने यदि कोई ऐसा कानून बनाया हो जो मूल अधिकारों का हनन करता हो अथवा जो संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो तो उच्च न्यायालय उसका रिव्यू अर्थात उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मोदी सरकार ने 99वां संवैधानिक संशोधन 2014 किया था, जिसके तहत उन्होंने
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था और उस आयोग का कार्य था उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको चैलेंज किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। अब हम उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। ये तथ्य कौन कौन से हैं? तो वर्तमान में पूरे भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। साथ ही साझा उच्च न्यायालय कितने हैं, अर्थात ऐसे कौन से उच्च न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है? तो ऐसे साझा उच्च न्यायालय की संख्या है 7। उसका लिस्ट आप देख रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। ये 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्यों के न्याय व्यवस्था को देखते हैं। वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं आप इसमें पढ़ सकते हैं। साथ ही एक प्रश्न और आ सकता है कि स्वयं के हाई कोर्ट वाले केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, अर्थात ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना अलग से उच्च न्यायालय है। तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 3। कौन कौन से? तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनके अपने अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के विषय में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई। यह भारत में 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है। किसके आधार पर या कैसे इसको स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय या बिलासपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। इसका जो उच्च न्यायालय स्थापित कहाँ पर है? बिलासपुर में। फिर हमें ये जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 22 है और वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 14 है, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश हैं और 13 अन्य न्यायाधीश हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस R.S. गर्ग और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस P.R. रामचंद्र मेनन। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं और ये तथ्य आपको याद रखना चाहिए। इस प्रकार पिछले वीडियो और आज की वीडियो में हमने जाना कि उच्च न्यायालय क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका संरचना क्या है, उसके कार्य एवं शक्तियाँ क्या है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होंगे। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। मेरे महाविद्यालय के बच्चे जो भी शंका समाधान करना चाहें तो महाविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है और जिला एवं सत्र न्यायालय। कई लोगों के मन में शंका होती है कि जिला न्यायालय क्या है और सत्र न्यायालय क्या है, तो इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।